एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 12 दिसंबर और आज हम लोग 12 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। फोर्ब्स की जो एक फोर्ब्स जो है हमेशा जो है ना एक इंडेक्स जारी करता है। तो उसमें जो है ना हमारे भारत की वैसे तो जो है 6 महिलाओं को जो है शामिल किया गया है, लेकिन इसमें टॉप पर निर्मला निर्मला सीतारमण जी जो हमारी जो है वित्त मंत्री है, उनको जो है इसमें हमारे पूरे भारत में टॉप स्थान मिला है। और पूरे विश्व में पूछे तो पूरे विश्व में निर्मला सीतारमण जी का 36वां स्थान है और हमारे भारत से ये टॉप पर है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित बायोकॉन के अध्यक्ष किरण मजूमदार शो, एचसीएल टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादार, ठीक है। यानी कि जो बायोकॉन की संस्थापक थी ना उनको मिला है और एचसीएल की कंपनी उनको मिला है। और नायका की सीईओ, नायका की जो नायका ब्रांड है ना जिसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है, उनकी जो है फाल्गुनी को मिला है। दो और अन्य नाम भी है, तो लेकिन इंपॉर्टेंट आप निर्मला सीतारमण ही याद रखिए और बायोकॉन और इनको, क्योंकि टॉप 3 हमारे भारत की पूछ लेगा तो इनको वैसे पूरे 6 शामिल किया गया है, ठीक है। और अब बात आई है कि इस फॉर्ब लिस्ट की, तो इसी फॉर्ब लिस्ट ने अभी जस्ट मैंने एक दो दिन पहले ही कराया कि इन्होंने मेंस की भी लिस्ट जारी की थी कि भारत से कितने जो है उनको शामिल किया गया है। तो इसमें जो है ना तीन तीन पुरुषों को शामिल किया गया। ये कौन थे? ये तो गौतम अडानी थे, वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और एशिया एशिया के मतलब पूरे वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी थे। फिर इसी एचसीएल कंपनी के शिव नाडार थे और एक अशोक सूद थे। तो इन तीन भारतीयों को मेंस में फॉर्ब्स ने अपनी लिस्ट में शामिल किया था भारत में से। और अब इसी ने वुमेन्स की लिस्ट जारी की तो इन तीन महिलाओं को टॉप पर रखा, जिसमें टॉप पर निर्मला सीतारमण 36वां इनका रैंक रहा है पूरे वर्ल्ड में। भारत में ये सबसे टॉप पर है। और अदर ऑप्शंस देखें, वही एक सेकेंड, तीन व्यक्तियों को तो मेंस में शामिल किया गया और अभी 6 महिलाओं को शामिल किया गया, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, ये एक जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है अभी कोलंबिया 2022 में, वो इसे मीराबाई चानू ने जीता है वेट लिफ्टिंग में। मीराबाई चानू ये वही है जिन्होंने अभी हाल ही के जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को जो है गोल्ड मेडल दिलाया था। और ये मणिपुर से बिलोंग करती है। अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट पूछा जाता है तो उसका कहाँ से बिलोंग करते हैं पूछा जाता है, ये मणिपुर से बिलोंग करती है मीराबाई चानू। और कॉमनवेल्थ गेम्स से सबसे पहले गोल्ड मेडल इन्होंने ही जिताया था हमें, ठीक है। लेकिन अब जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई इसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, यानी कि जो है चांदी का जो मेडल है वो जीत लिया है। और ये प्रतियोगिता कोलंबो में आयोजित की गई थी। अदर ऑप्शंस अगर देखें तो क्रिकेटर से रिलेट करके पढ़ेंगे। हाल ही में जो चर्चे में रहे जैसे सरबजोत सिंह, तो ये अभी आप मैंने करवाया था कि जो 65th जो हमारी राष्ट्रीय यानी कि भारत के स्तर पर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी 65वीं, और इसमें जो है सरबजोत सिंह शूटिंग से रिलेट करते हैं ये। तो इन्होंने जो है डबल गोल्ड जीता है भारत के लिए इस चैंपियनशिप में, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मेघना अहलावत टेनिस से जो है बिलोंग करती है। अभी ने जो हमारा भारतीय टेबल टेनिस जो संघ है उनकी अध्यक्ष मेघना अहलावत बन गई है। विराट कोहली क्यों चर्चे में थे? अभी इन्होंने जो है ना अजहर, शायद मैंने कल की वीडियो में कराया कि जो हमारे पूर्व क्रिकेटर थे ना अजहरुद्दीन, उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड उनको पीछे छोड़कर विराट कोहली ने भी बनाया है, अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये भी हो गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे 6 लाइन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया? ये 6 लाइन वाला फ्लाईओवर अभी हाल ही में केरला ने लॉन्च किया है। केरला का ये जो है पहला है और भारत का ये छठा जो है, भारत का भी पहला ही है और केरल का ये पहला है जो 6 लाइन का फ्लाईओवर है। तो ये केरला ने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। और एक बात आई है केरला की,
तो केरला की ये जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम हो जाएगी और पिनई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। केरला से हम कुछ करंट के अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो हाल ही में चर्चा में रहे हो, जैसे कि जो एचडीएफसी बैंक है उसने केरल के कोझिकोड में ही ना अपना जो है स्टार्टअप, महिलाओं से रिलेटेड स्टार्टअप और खुद का बिजनेस स्टार्टअप ये केरला के कोझिकोड में ही लगाया था। और केरला जो है ना जो इंटरनेट के मामले में टॉप पर है, हेल्थ इंडेक्स के मामले में केरला टॉप पर है, ठीक है। और केरला में भी हाल ही में तो यही हुआ था। और हाँ, एक उत्सव मनाया गया यहाँ पर, एक कड़ाकाई उत्सव मनाया गया, और ये मूंगफली का उत्सव होता है, यानी कि त्योहार होता है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में जैसे ही मूंगफलियां मिलने लग जाती हैं तो केरला वासी जो है मूंगफलियों का ये कड़ाकाई त्योहार मनाते हैं। और केरल का एक और उत्सव है ओणम, बहुत फेमस फेस्टिवल है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, ओणम है। और जो कथकली, ये कहाँ से बिलोंग है, तो कथकली केरला का जो है राष्ट्रीय जो है इनका राजकीय नृत्य है, ठीक है, केरला का। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे, उत्तर प्रदेश में जो है ना आपने पढ़ा होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया था और ये 4 लाइन वाला था, ठीक है। और इस एक्सप्रेसवे को बनाकर ये जो है ना 5 एक्सप्रेसवे वाला जो है ना राज्य, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाले राज्य बन गया था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के चेन्नई में क्या अभी लॉन्च हुआ, तो रिलायंस जियो के जो मुकेश अंबानी है, इन्होंने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की अभी हाल ही में स्थापना की गई, सबसे बड़ा भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये मुकेश अंबानी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में खोला और मुख्यमंत्री है यहाँ के एम के स्टालिन। हरियाणा की बात करें, यहाँ सबसे बड़ा क्या खुला, यहाँ से ना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये हरियाणा में ही खोला गया। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो ये भी हो गया, देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो हमारे जो भारत के 77th रैंक ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, आप लोग जानते हैं ग्रैंड मास्टर वो होते हैं जो चेस में जो खिताब जीतते हैं, तो वही जो है हमारे ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं। अभी ये जो आदित्य मित्तल है ये जो है 77th चेस के जो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और ये कहाँ पर आयोजित हुई थी प्रतियोगिता, ये स्पेन में आयोजित हुई थी, ठीक है। तो मित्तल ने सर्बिया मास्टर्स 2021 में अपना पहला जो है गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि जीएम। इसके बाद उन्होंने एल्बोग्रेट में 2021 में ओपन जीएम जीता था, ठीक है। और अब 2022 में अपना तीसरा मतलब जो गोल्ड मेडल है वो हासिल किया है। और ये कितने साल के हैं, तो ये 16 वर्षीय है, यानी कि सिर्फ मात्र 16 साल के हैं ये। और ये खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है, ठीक है। और टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर, पूरे भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं, ठीक है। 16 साल की इनकी एज है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो हमारे जो 75वें ग्रैंड मास्टर थे ये थे राहुल श्रीवास्तव, ठीक है। और 75 नहीं, शायद 74, हम्म, 75, 76, 77। और फिर ये वी प्रणव, ये 75वें ग्रैंड मास्टर थे वी प्रणव। और प्रणव आनंद अभी 76वें जो है ग्रैंड मास्टर थे भारत के। राहुल श्रीवास्तव 74वें, वी प्रणव 75वें, और ये प्रणव आनंद ये 76वें। अभी आदित्य जो मित्र है ये 77वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और जो चेस है इसमें विश्वनाथ आनंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो विश्वनाथ आनंद ने खुद से ही जो है ना बुक लिखी थी अपने ऊपर, ग्रैंड मास्टर टाइटल था इसका, वो उन्होंने लिखी थी। और हमारा जो ये भारतीय और चेस यानी कि शतरंज संघ है उसके उपाध्यक्ष कौन बने, तो यही विश्वनाथ आनंद बने थे। और विश्वनाथ आनंद हमारे पहले ग्रैंड मास्टर भी है, ठीक है। तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अभी जो सार्क है ना, इसने अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है, कब मनाया है, तो ये 8 दिसंबर को मनाया है। एक सेकेंड। तो जो सार्क है ना, उन्होंने जो है ना सार्क में ये सब सारे देश शामिल हैं, ठीक है। इंडिया भी जो है अपना, भारत भी इसमें शामिल है। और ये जो दक्षिणी एशियाई के जो देश पड़ते हैं वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अपना इंडिया, ये सब इसमें शामिल है। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में सार्क चार्टर को अपनाया गया, यानी कि इसको जो कब अपनाया गया था,
ये जो ढाका, ढाका कहाँ है, ये जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां पर, और चार्टर पर 8 दक्षिण एशियाई देशों, कौन कौन से है, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे इस पर। यानी कि 8 जो दक्षिण क्षेत्र के होते हैं ना, एशियाई क्षेत्र के देश, वो इसमें शामिल है। कल्याण, और क्यों की गई इसकी स्थापना, कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास को और उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, इन सबकी सार्क का गठन हुआ था 1985 में, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये 8 जो है सार्क कंट्रीज है। और अब देख लेते हैं स्थापना दिवस ने कौन सा डे मनाया। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सेफ्टी पुलिस, इसने अपना 58वां दिवस मनाया है। ठीक है, और ये कब मनाया है, तो बीएसएफ ने अपना जो स्थापना दिवस मनाया, ये 1 दिसंबर को मनाया है। ठीक है, बीएसएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। और पाकिस्तान पर तैनात होती है बीएसएफ। और एनटीपीसी, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो इसने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है अभी हाल ही में। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ, और इसके अध्यक्ष कौन है, ये है एंटोनी गुटेरेस। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस की 1945, 24 अक्टूबर को इसने भी अपना स्थापना दिवस मनाया था। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हमें डे याद रहने चाहिए। तो 24 अक्टूबर को इसने भी अपना स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ स्थापना कब हुई, ये 1965 में हुई थी, जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो ये भी डिस्कस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस जो है कब मनाया जाता है। ये अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। एक सेकेंड। और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मानव के अधिकारों को सुरक्षित करने का जो एक जागरूक करने का जो संस्था है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, ये 10 दिसंबर को अपना डे मनाता है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1948 में की गई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। ठीक है, और ये जो है जैसे कि हमारे भारत में हमारे मौलिक अधिकार है नागरिकों के लिए, ऐसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये संस्था काम करती है नागरिकों के हक और अधिकार के लिए। तो ये वही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार से ये बता देती हूँ कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो 3 साल के लिए चुने जाते हैं, जो भी इनके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, और ये अध्यक्ष वही बनते हैं जो कोई भी सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस होता है, जो न्यायाधीश होता है, वही इसके अध्यक्ष बनते हैं। 5 दिसंबर की बात करें तो अभी हमने विश्व जो है मृदा दिवस यानी कि इंटरनेशनल सोइल डे, ये 5 दिसंबर को मनाया। 6 दिसंबर को हमने 66वीं जयंती मनाई, किसकी बनाई थी, तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हमने 6 दिसंबर को मनाई है। 9 दिसंबर को, तो अभी 9 दिसंबर को क्या मनाया हमने, हाँ, जो एंटी करप्शन डे है ना, यानी कि भ्रष्टाचार को के लिए जो है रोकने का दिवस, रोकथाम के लिए एंटी करप्शन डे, ये 9 दिसंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालयों के कुलपति को अब कुल गुरु था ये। ठीक है, कुलपति नहीं, मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगी, यहाँ लिख देती हूँ मैं कुल गुरु, कुलपति से इनको कुलगुरु की उपाधि दे दी गई है। ठीक है, और कुछ टाइम पहले भी मैंने ये करवाया था, आपको याद हो तो, जो अब मध्य प्रदेश में जो 22 यूनिवर्सिटीज है, उसमें अब कुलपति नहीं होंगे, इसमें कुल गुरु होंगे। ठीक है, यानी कि कुलपति कौन होंगे, तो ये जो राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो होंगे। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। तो इसी के चलते इनके जो है यूनिवर्सिटीज के कुल गुरु होंगे। और कुछ करंट के हम इसके मध्य प्रदेश के डिस्कस करेंगे। जैसे एमबीबीएस यानी कि जो डॉक्टर्स की डिग्री है, तो हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना था। ठीक है, और अभी मध्य प्रदेश के जो है भोपाल में ही जो है जनवरी 2023 में जो प्रवासी दिवस होता है ना, यानी कि जो गांधी जी भारत लौटे थे, उस दिन को प्रवासी दिवस कहते हैं। ये 9 जनवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल में ही मनाया जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हो, अम, हाँ, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, इसको जो है ना लगातार छठी बार
सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी का अवार्ड दिया गया था, जिसके चलते मध्य प्रदेश राज्य को भी सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया था। तो ये मध्य प्रदेश से डिस्कस हुआ। अब देख लेंगे अदर ऑप्शंस। जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों को हटाने की शुरुआत पश्चिम बंगाल में ही की थी। पहले सबसे पहले इसी ने कहा था कि जितने भी पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटीज है, उनके जो है ना राज्यपाल कुलपति हुआ करते थे, है ना। लेकिन फिर इसने कहा कि राज्यपाल ना होकर जो मुख्यमंत्री है वही इसके कुलपति होंगे। फिर उसके बाद केरल सरकार ने भी यही नियम लाया कि जो यूनिवर्सिटीज के जो कुलपति होंगे, वो गवर्नर की जगह जो मुख्यमंत्री होते हैं वही जो है कुलपति होंगे। ठीक है, और अभी मध्य प्रदेश जो सरकार है इसने अनाउंसमेंट की है। छत्तीसगढ़ अभी इसलिए चर्चा में था कि 76% आरक्षण दिया है इसने नौकरियों में लोगों को। इसी के चलते चर्चा में था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, नई विजय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी अटान पासपोर्ट इंडेक्स 2022 सूची में भारत की रैंक क्या है? ये एक आटान इंडेक्स जारी किया जाता है पासपोर्ट से रिलेटेड। इसमें भारत की रैंकिंग 87 आई है। ठीक है, तो ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत की 87 रैंकिंग है। यानी कि कोई जो देश है, कितने देश जो है ना, कितना मतलब हमारे जो पासपोर्ट है उनको आसानी से पास करते हैं, या हमारे जो विदेशों में आने जाने के लिए कितनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस है, उसके मद्देनजर 87 जो है रैंक भारत ने हासिल की है। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, जैसे कि भी आपने एक मैंने कराया था, एक हुरुन इंडेक्स भी जारी किया गया था। ठीक है, हुरुन नहीं, सॉरी, ये हैनले था। हैनले इंडेक्स, ये भी पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी की थी। और लकीली इसी में भी जो है ना भारत की रैंकिंग 87 भी थी। आपसे अगर पूछा जाए आर्टन और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग, तो ये दोनों में 87 ही थी। 48 तो अभी भारत की जो है ना एविएशन यानी कि जो हवाई यात्राओं से रिलेटेड कितनी सुविधा है, उससे नेशनल एविएशन इंडेक्स जारी किया गया था, जिसमें भारत की रैंकिंग 48 नंबर पर थी। ठीक है, और अभी क्लाइमेट चेंज का जो सम्मेलन हुआ था, यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए एक इंडेक्स जारी किया गया था ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को ध्यान रखते हुए, तो उस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 8 थी, है ना, 08 66। तो हमारा जो हेल्थ इंडेक्स है ना, हेल्थ इंडेक्स के मामले में भारत 66वें स्थान पर, और इसमें टॉप पर कौन था? इसमें टॉप पर यूएसए था। और ये जो इंडेक्स 8 क्लाइमेट चेंज, इसमें जो है ना ग्रीनलैंड टॉप था। ठीक है, और ये जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें कौन टॉप था? मैं एक मिनट इसको रिमूव कर देती हूँ पहले। जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी की गई थी, उसमें टॉप था जापान। और अब जो ये आर्टन रिपोर्ट है, इसमें टॉप कौन है? तो इसमें यूएई टॉप पर है। ठीक है, और 48वां एविएशन सूचकांक जारी किया गया था, इसमें टॉप पर कौन है? तो इसमें अमेरिका टॉप पर था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस अर्थ 2022 का पुरस्कार किसने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मिस अर्थ यानी कि विश्व सुंदरी का खिताब ये मीना सो चाई ने जीता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? अरे, तो ये मीना सुए चोई, ये जो है ना दक्षिणी कोरिया से बिलोंग करती है। मिस अर्थ 2022 इन्होंने जीत लिया है ये खिताब। ठीक है, ये है मीना सुचाई, दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया की ये जो है रहने वाली है, कोरिया की। मिस अर्थ का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। और ऐसे में सिर्फ कहाँ से बिलोंग करती हैं और उनका नाम पूछ लिया जाता है, तो ये है मीना सो चाई। अदर ऑप्शंस अगर देखें तो सिनी शेट्टी को ना मिस इंडिया खिताब 2022 का ये मिला था, मिस इंडिया का। ठीक है, और दिविता राय को ना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब मिला था। मिस इंडिया वर्ल्ड क्या क्या मतलब है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड यानी कि अब ये जो जो है ना यूनिवर्स के लिए अब खिताब जीतने के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। मिस जो है ना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब दिविता राय को मिला था। पल्लवी सिंह को जो मिसेस डिवाइन का जो खिताब मिला था, ठीक है, मिसेस डिवाइन, ये मिला था पल्लवी सिंह को। तो ये भी हो गए, और ये सारी 2022 की ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोन्डेस तूफान कहाँ पर आया है? तो ये मैंडोस तूफान अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया है। न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि इस चक्रवात से जो दक्षिण अमेरिका, आंध्र प्रदेश और जो बांग्लादेश से, तो जितने भी बांग्लादेश की खाड़ी के थोड़े जो पास में देश आते हैं वो सभी इससे प्रभावित हुए हैं इस मैंडोस तूफान से। ये बांग्लादेश में ही आया है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। अदर ऑप्शंस अगर देखें, तूफान या सुनामी से ही रिलेट करके पढ़ेंगे तो हवाई, तो अभी हवाई में क्या आया था? हवाई में आप लोगों को मैंने कराया था एक मोना साओ एक ज्वालामुखी है जो हवाई मध्य अमेरिका के यहाँ पर साइड में इसकी लोकेशन है हवाई देश की। मोना साओ ज्वालामुखी यहीं पर विस्फोट हुआ। और इंडोनेशिया में अभी मैंने कराया है 2-3 दिन पहले एक सेमेरू नाम का जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये इंडोनेशिया में ही हुआ, इंडोनेशिया के सेमेरू पर्वत श्रेणी पर। और फिलीपींस का एक मैगी चक्रवात है, अब चर्चे में था ये भी, फिलीपींस का था एक मैगी चक्रवात, ये भी थोड़ा टाइम पहले आया था, ठीक है, तो ये भी डिस्कस हो गए। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम से कितनी दूर है भारतीय मानक समय, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा, ये कितने समय का जो गैप है इसमें है? तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 5.5 घंटे जो है ये 5.5 घंटे ये आगे है। और 22.5 डिग्री की जो है मानक रेखा का जो नाप है, 22.5 डिग्री पर होती है मानक रेखा। और ये जो है इलाहाबाद नैनी जिले से होकर गुजरते हैं, पढ़ा होगा आपने, है ना, ये वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। और इनकी लंबाई कितनी है? तो ये 8848 है ना, तो ये इनकी लंबाई हो जाएगी। और गोदावरी की बात करें तो जो दक्षिण भारत है, यानी कि साउथ इंडिया की जो सबसे जो है लंबी नदी है गोदावरी है, और इन्हें वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, और इसकी जो लंबाई है ये 1312 किलोमीटर है ना, तो मीटर है इनकी लंबाई, नर्मदा नदी, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। और अदर ऑप्शंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मॉनसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? यानी कि जब मॉनसून आता है वो मतलब कहाँ दिशा बदलती हैं हवाएं अपनी, जो मॉनसून आता है? तो देखो, जब हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आ जाती हैं, तब जो है ना मॉनसून आ जाता है, यही कहने का मतलब है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया था, यानी कि संविधान के मतलब कौन सी चीज बाद में जोड़ी गई थी? तो ये जो गो हत्या पर प्रतिबंध है ना, यही संविधान में बाद में जोड़े गए थे। समान नागरिकता, निशुल्क कानूनी सलाह, ग्राम पंचायतें, ये सब पहले जोड़ ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान ने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसे विशेष जिम्मेदारी सौंपी है? मतलब वही है, क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के दे देता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, मौलिक अधिकारों को कौन लागू करता है? तो इन सभी का आंसर सुप्रीम कोर्ट है। यही वो संस्था है जो है मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रख, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। और अनुच्छेद 226 के तहत हमें हाई कोर्ट जाने का अधिकार है, ठीक है। और हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, ठीक है। और भाग 3 में इनका वर्णन है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई होने की स्थिति में कौन मतदान का अधिकार है किसको? आप लोग जानते हैं, जब टाई अप हो जाता है तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, ये स्पीकर यहाँ पर, ठीक है, लोकसभा स्पीकर ही जो है ना फिर जो टाई अप को खत्म, लोकसभा का स्पीकर अपना अंतिम वोट देकर टाई अप स्थिति को खत्म कर देता है, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है या पाकिस्तान में स्थित है? तो आपने पढ़ा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वही जो है ना सिंधु घाटी में पाकिस्तान में स्थित थी, ठीक है। और अदर ऑप्शंस देखें तो धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है।
और आप लोगों को पता होगा कि धोलावीरा वो जगह है जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल में 40वें नंबर पर, क्योंकि भारत की 40 जो चीजें हैं वो उसमें यूनेस्को में शामिल है, तो 40वां जो पार्ट बना था वो धोलावीरा ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1880 में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये रमाबाई रानाडे ने जो है ना 1880 में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। और अगर पूछा जाए कि आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आत्मा पांडुरंग, तो इन्होंने जो है ना प्रार्थना समाज या प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने, और स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना ये किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेहरू जी तो 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे संविधान सभा में, है ना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो जो 9 तारीख को जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे जब 11 दिसंबर को संविधान सभा की मीटिंग हुई थी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है? यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषदें होती है, उनमें जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वही इनमें शामिल होते हैं। जितने भी जो हमारे राज्य होंगे, वर्तमान में हमारे जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो ये जो 28 राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री होंगे वो सभी इनमें जो है ना शामिल होंगे राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। और सभी क्वेश्चंस में से जितने भी जीके या अदर फैक्ट डिस्कस हो सकते हैं उन सभी को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।